आज मसल की बात करते हैं। बट मसल क्यों? जब मैं इस एपिसोड के बारे में सोच रहा था कि मैं मसल को आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, तो एक ही चीज़ दिमाग में आई कि मसल आपकी बॉडी का 15 अगस्त है। मसल इज़ फ्रीडम, मसल आज़ादी है। एक ही डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया मसल की इंपॉर्टेंस। आप ये जानते होंगे कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंस या आज़ादी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आज़ादी का मतलब मसल, मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत कुछ आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक ओपन माइंड रखिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये एपिसोड को ढंग से सुन लिया और इसमें जो बात कही गई है उसे समझा और माना और इम्प्लीमेंट किया, तो आप पूरी जिंदगी आज़ाद रहेंगे, फ्री रहेंगे, आपको इंडिपेंडेंस आपके हेल्थ से मिलेगी। तो शुरू करते हैं मसल के बारे में। आपके साथ भी ये होता होगा जब आप फैमिली फंक्शन में जाते हैं और बुजुर्ग के पैर छूते हैं, तो आपके बुजुर्ग आपको क्या बोलेंगे? जुग जुग जियो। हाँ दोस्तों, एक जुग का मतलब है 43 लाख साल, 4.3 मिलियन ईयर्स। और आपके बुजुर्ग बोलते हैं जुग जुग जियो। वो चाहते हैं कि आप इतना लंबा जिए। लेकिन और एक रियलिटी है लाइफ की। आपको पता होगा, आप किसी के बारे में सोचते हैं और सडनली वो आदमी आता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? अरे मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, तू 100 साल जिएगा। और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? पागल है क्या, मेरे को 100 साल नहीं जीना है। और जब आप उसको पूछेंगे कि यार, एक तरफ अपने बुजुर्ग बोलते हैं, वो चाहते हैं कि हम जुग जुग जिए, इधर तू तो 100 साल भी नहीं जीना चाहता है, लेकिन क्यों? जब हम इस क्यों पे आते हैं कि क्यों कोई लंबा नहीं जीना चाहता है, तो अक्सर आपको सुनाई देगा यार डिजीजेज आ जाएंगे, डिसेबिलिटी आ जाएंगी, वॉकिंग स्टिक आ जाएंगी, मेरे को व्हील चेयर पे, हॉस्पिटल में अपने आप को सोचते हैं नाक में नब्ज वगैरह लगी हुई है। जब आप लंबा नहीं जीने की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ओल्ड लाइफ इज मिजरेबल। लेकिन ये मिजरेबल क्यों है? यहीं पर मसल आ जाता है। मसल अपने आप में एक रिमार्केबल ऑर्गन है जो आगे जाके या तो आपकी लाइफ रिमार्केबल बना देगा या आपकी लाइफ मिजरेबल बना देगा। एंड इसीलिए आज का ये एपिसोड, आज का ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब ये जानते हैं जब हम हमारी 60s 70s में जाए, हमारे ग्रैंड किड्स हो तो हम उसके साथ खेल सके, हम वो सब कर सके जो हम हमारे यूथ में कर सकते थे। मुझे दौड़ने का शौक है तो हम रन कर सके, मुझे गोल्फ खेलने का शौक है तो हम गोल्फ खेल सके, मुझे अपने ग्रैंड डॉटर की शादी में संगीत में डांस करना है तो मैं वो कर सकूं। लेकिन ये सब करने के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ मसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज वाई दिस एपिसोड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इसीलिए जब हम लंबे जीने की बात करते हैं, सब बोलते हैं लंबा नहीं जीना है, लेकिन दोस्तों ये आप बदल सकते हैं। आप अपने 60s और 70s में वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मसल आपको ये इंडिपेंडेंस दिलाता है लेटर इन लाइफ, सो दैट कोई भी आपकी उम्र हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं मसल की बात करता हूँ, एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मसल गिव्स यू फ्रीडम। मसल आपको आज़ादी दिलाती है। एक माइंडसेट चेंज चाहूँगा आपसे। हम इंडिया में बहुत ऑब्सेस्ड है, लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, ये डिलीट करना है, वो डिलीट करना है। यहां से अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे कि मुझे कुछ डिलीट नहीं करना है, मुझे ऐड करना है, मैं मसल ऐड करूंगा, मैं प्रोटीन ऐड करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होगा, फ्रॉम फैट ऑब्सेस्ड टू मसल ऑब्सेस्ड, आपका बिहेवियर चेंज होगा। जैसे आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप देखेंगे कि आप मसल मास, मसल हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी बेटर होगी। माइंडसेट के ऊपर भी मैंने एक एपिसोड किया था, मेरा पहला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मैं तो ये भी बोलता हूँ दोस्तों कि अगर मसल बनाने से आपके लाइफ के 5 साल कम भी हो जाए तो भी इट मेक सेंस टू बिल्ड मसल, प्रिजर्व मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड मसल पावर। क्योंकि जब आप थोड़े एल्डर होंगे, मसल ही है जो आपको फ्रेल्टी से प्रोटेक्ट करेगा, आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, आपको फॉल से प्रोटेक्ट करेगा। जब आप 75 और प्लस की बात करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इज ड्यू टू अ फॉल, एंड इसमें आपका बेस्ट फ्रेंड मसल है। लेकिन जब भी हम मसल की बात करते हैं, हम मूवमेंट, लोकोमोशन, इसी पे आ जाते हैं। लेकिन मसल सिर्फ लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए नहीं, मसल का हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शन है। हम 5 और फंक्शंस की बात करेंगे जो मसल के बिना असंभव है। सबसे पहला, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस या ग्लूकोज मैनेजमेंट में। दूसरा, ओबेसिटी मैनेजमेंट में। तीसरा, मेटाबॉलिज्म के लिए। चौथा, हमारे हार्मोन्स के लिए। और पांचवा, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए।
जी हाँ दोस्तों, मसल ये सब चीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की बात करते हैं या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर स्टोरेज कैपेसिटी मसल्स में है? हाँ दोस्तों, जब हम एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं, कुदरत ने हमें ये दिया है कि ये एक्सेस ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस ग्लाइकोजन को हम हमारे बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास दो जगह है जहां हम स्टोर कर सकते हैं, लिवर में स्टोर कर सकते हैं और हमारे मसल्स में स्टोर कर सकते हैं। मसल 80% स्टोरेज कैपेसिटी का रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मसल मास कम है, आपकी कैपेसिटी टू स्टोर ग्लूकोज कम हो जाएगी। मसल इसमें डिसप्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में दूसरा रोल मसल का है मूवमेंट या एनर्जी क्रिएशन में। जब भी हमें कोई भी मूवमेंट की जरूरत होती है, क्या होता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है और बॉडी ये जो आपने खाना खाया उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो दूसरा काम मसल का है इन यूजिंग दैट एनर्जी फॉर मूवमेंट, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तीसरा रोल मसल का है फॉस्फोक्रिएटिन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ये देखा होगा, होली में आपके दोस्त आपके पीछे आ रहे हैं और आप जोर से भाग रहे हैं। जब आप एकदम जोर से भागते हैं, सडनली भागते हैं, तो मसल को इमीडिएटली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी मसल में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसी से मिलती है। बॉडी के पास उस टाइम नहीं होता है कि फैट से एनर्जी को कन्वर्ट करे और उसे यूज करे। तो आपके समटाइम सर्वाइवल और इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए मसल में वो एनर्जी होती है। मसल ये रोल प्ले करता है, मसल इसमें बड़ा काम करता है। चौथा, मेटाबॉलिज्म में मसल का बहुत बड़ा रोल है। आप आइंदा दिन रात देखते होंगे, कोई बोलेगा अरे ये फूड खाओ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, ये करो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, 60% आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट से डिटरमाइंड, जो कि जब आप कुछ नहीं करते हो फिर भी आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। जो एनर्जी इसके लिए चाहिए, इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR हायर होता है कंपेयर टू अ पर्सन जिसमें मसल्स कम है। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो, मसल्स बिल्ड करिए, मसल स्ट्रेंथ प्रिजर्व करिए। चौथा इसका फंक्शन, मसल अपने आप में एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। एंडोक्राइन ऑर्गन वो होता है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। जब हम मसल बिल्ड करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम मायोकाइन बोलते हैं। जैसे ही मायोकाइन आपके सिस्टम में आता है, मायोकाइन सिग्नल करता है आपके सेल्स को कि ग्लूकोज को यूज करो फॉर एनर्जी, इसके लिए मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मसल अलाउज यू टू अब्सॉर्ब एनर्जी विदाउट एन इंसुलिन रिस्पॉन्स। People who have higher muscles are a lot more insulin sensitive to people who have lower muscles. मसल अपने आप में एक एंडोक्राइन ऑर्गन है और इसके हार्मोन्स की जब हम मसल और ब्रेन हेल्थ की बात करेंगे तब भी बात करेंगे। पांचवा, मसल और ओबेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो आदमी मोटा है उसमें मसल मास कम होगा, फैट बहुत ज़्यादा होगा। ये पिक्चर को आप गौर से देखिए जो आपके स्क्रीन के सामने है। 3 डिफरेंट पिक्चर्स है इसमें। अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो ये 24 साल का व्यक्ति है जो नॉर्मली हेल्दी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें फैट बहुत कम है। लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करेंगे उसके बगल के 2 पिक्चर से, दोनों में 2 मेल्स है 66 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप एक में देखेंगे तो उसमें उसका मसल मास दूसरे से बहुत ज़्यादा है और फैट कम है। अगर आप देखेंगे तो फैट एक में 57 केजीज है और दूसरे में 34 केजीज है। तो बैलेंस डिफरेंस क्या है? बैलेंस डिफरेंस है मसल मास का। और अगर आप खाली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसमें मसल मास ज़्यादा है उसमें फैट कम है। अगर आप मसल बनाते हैं तो आपके मोटे होने के चांसेस एकदम कम है और ये जो एक्स्ट्रा फैट है आपके मसल्स में नहीं होगा, आप और मेटाबॉलिज्म को हाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में मसल मास कम है और आप मोटे हो गए तो 3 मेजर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये होता है कि बॉडी की ऑटोमेटिक कैपेसिटी टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी विदाउट इंसुलिन कम हो जाती है, जिसकी हमने बात की। दूसरा, जब ये फैट हमारे मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और एक्सेस फैट आ जाता है तो ये फैट लीक होके फिर जाके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। ओबीस पीपल में आप देखेंगे उनके ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई होते हैं।
ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ नहीं है, मतलब फैट जो आपके ब्लड स्ट्रीम में तैर रहा है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज करता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट करता है। और अगर आप मोटे इंसान का सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट करोगे तो वो बहुत हाई होगा, इंडिकेटिव हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड हाई इन्फ्लेमेशन। तीसरा, जब ये एक्सेस फैट होता है बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमारे बॉडी को इस फैट को जाके फैट सेल में डिपॉजिट करना पड़ता है। और इसके लिए ये जो व्हीकल यूज़ करते हैं इसको हम VLDL बोलते हैं, जो LDL का एक स्टेप पहले है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये इंसिडेंटली हमारे फैट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन ये जो VLDL मॉलिक्यूल है ये एपोबी पार्टिकल से रैप होके आते हैं। यही जो एपोबी पार्टिकल्स है जो आपके एंडोथेलियल लेयर में जाके रिटेन हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक की शुरुआत होती है। तो अगर आप अंडर मसल्ड है तो आपके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक ऑल्सो गो अप। लेकिन मसल का और एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ये आपके ब्रेन हेल्थ में एक डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। आप सोचते होंगे प्रशांत, मसल और ब्रेन का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है। ये पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर में आपको 4 मैकेनिज्म दिखाई देगी जिससे आपका मसल आपके ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहला, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, सूजन की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला था मसल एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, ये मायोकाइन्स रिलीज करता है। जब अगर आपका मसल मास कम है तो ये मायोकाइन की जगह साइटोकाइन को रिलीज करेगा, जो जब सर्कुलेशन में आता है और अगर आपके ब्रेन में जाता है तो ये वहाँ पर सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे आगे जाके आपको ब्रेन में डिजीजेस हो सकते हैं। दूसरा, ये ब्रेन में इंसुलिन के पाथवे के थ्रू इंपैक्ट करता है। अगर आप अंडर मसल्ड है और ओवर फैट है, उसका मतलब है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उसका मतलब है आपके ब्लड ग्लूकोज में एक्सेस ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा है और ये एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्रेन में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही काम करता है। अगर ब्रेन को एडिक्वेट मात्रा में ग्लूकोज मिलती है तो ब्रेन हेल्थ बहुत बहुत अच्छी होती है। लेकिन जहां पर ये ब्लड ग्लूकोज एक्सेस होता है ब्रेन के अंदर में, ये ब्रेन डैमेज करता है। इसी की वजह से आगे जाके आपको अल्जाइमर या पार्किंसंस हो सकता है। तीसरा इसका रोल है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने प्रोटीन के पूरे एक एपिसोड में बोला था कि प्रोटीन इज नथिंग बट 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। जब हमारी ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ वाइटल एमिनो एसिड, ब्रेन जो न्यूरो कनेक्शंस करती है, जो सिनेप्सिस के थ्रू ये नर्व का जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन वीक हो जाता है अगर आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक है, अगर आप अंडर प्रोटीन है। इसीलिए दोस्तों, जब हम मसल की बात करेंगे, हम मसल की बिना प्रोटीन के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। और आज के एपिसोड में जितना हम मसल की बात करेंगे उतना ही हम प्रोटीन की बात करेंगे। लेकिन आपके ब्रेन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपके न्यूरोट्रांसमिशन में इम्पैक्ट करता है। चौथा, हमारे ब्रेन्स में जितने सेल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब ये एक्सेस ग्लूकोज ब्रेन में जाता है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया ओवरवेल्म हो जाता है तो ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज करता है, जिसके कारण आपके ब्रेन में आपको ब्रेन फॉग होगा। और आप देखेंगे कि जो अंडर मसल्ड है उनको कॉन्स्टेंटली उनको ब्रेन फॉग होता है। तो दोस्तों, अगर आप खुद की या आपके फैमिली के या आपके बच्चों की ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि मसल इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। हम हमेशा सोचते थे कि मसल का काम है मूवमेंट, मसल का काम है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, लेकिन मसल का काम ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, ओबेसिटी और ब्रेन हेल्थ में भी डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। इसीलिए डॉक्टर गैब्रिएला लायन बोलती है कि मसल इज एन ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। इट इम्पैक्ट्स बोथ योर लाइफ स्पैन एंड योर हेल्थ स्पैन। अब हमारे अंदर में कितने टाइप के मसल है, थोड़ी उसकी बात करते हैं। ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि मसल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी हाँ दोस्तों, स्किन नहीं है लेकिन मसल है। हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, स्मूथ मसल है, आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लंग्स के मसल्स को, किडनी के मसल को। जो मसल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है इसे हम स्मूथ मसल बोलते हैं। दूसरा है हमारे हार्ट के मसल, हमारे कार्डियक मसल। जी हाँ दोस्तों, हमारे हार्ट मसल और हमारे हार्ट हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट कनेक्ट है। हमारे हार्ट मसल बाकी मसलों से बहुत अलग है, इसकी भी हम बात करेंगे। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, लंबे वॉक के लिए चले गए,
या रन के लिए चले गए, नेक्स्ट डे आपका मसल सोर हो जाते हैं, राइट? कभी सुना है हार्ट के मसल सोर हो जाते हैं? कभी नहीं, राइट? हार्ट तो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन हार्ट के मसल्स कभी स्टोर ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हार्ट के मसल्स अलग मसल्स है बाकी मसलों से, इसीलिए हार्ट के मसल कभी सोर नहीं होते। दूसरा, हार्ट के मसल मैलिएबल है। अगर आप कार्डियक एक्सरसाइजेस करेंगे तो ना ही आपका हार्ट बड़ा होगा, आपका हार्ट स्ट्रॉन्गर होगा, सेम पंप में वो और ज़्यादा हार्ट को बॉडी में पंप कर सकता है। आज जब हम मसल की बात करेंगे और आप मसल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम दो मसल्स की बात करेंगे, कार्डियक मसल्स की और तीसरा स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स आपके बॉडी का सबसे बड़ा मसल है। ये दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 को हम स्लो ट्विच भी बोलते हैं, टाइप 2 को हम फास्ट ट्विच भी बोलते हैं। साइंस की भाषा में जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इनवेरिएबली हम मसल फाइबर और मसल मास की बात करते हैं। तो हम आज उसके बारे में भी डिटेल्ड में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है और डिस्प्रोपोर्शनेटली जो हमने बात की उस पर इम्पैक्ट करता है। स्केलेटल मसल के बारे में दोस्तों और एक चीज बोलूंगा कि अगर आपका स्केलेटल मसल वीक है तो आपके लोकोमोशन, आपके फंक्शनैलिटी, आपके ऑर्गन्स में इसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। अबाउट 70 to 80% जो फोर्स हमें चाहिए मूवमेंट के लिए वो हमें स्केलेटल मसल से मिलता है। यहाँ पर थोड़ी मैं बात करूंगा मसल के सेल की और उसके फिजियोलॉजी की। ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम आगे जाके हम मसल को कैसे प्रिजर्व या बिल्ड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो इसलिए मसल की फिजियोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है, मसल सेल को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो हमारा ह्यूमन बॉडी करीबन 37 से 40 लाख करोड़ सेल से बना हुआ है। हर एक सेल अपने आप में आइडेंटिकल है, उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम मसल सेल की बात करते हैं ये बाकी सारे सेल्स से काफ़ी अलग है। जो बॉडी के बाकी सेल्स होते हैं उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर आपका मसल का सेल या मसल फाइबर काफ़ी अलग है। ये होता तो सर्कुलर है लेकिन ये बहुत लंबा होता है, जैसे कि एक ट्यूब की तरह, और इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होती, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से आपका मसल फाइबर एक अपने आप में एक बहुत यूनिक है। दूसरा, जब आप मसल फाइबर को देखेंगे, ये डायग्राम को देखिए, आपका मसल सेल या मसल फाइबर एक पोनी टेल की तरह है। अगर आपके अपनी बेटी को कभी पोनी टेल बांधा है और उसमें रबर बैंड लगाते हैं तो जो पोनी टेल का एंड का हिस्सा होता है जो फ्लफ करता है, वैसे आपके मसल फाइबर होते हैं। एक मसल फाइबर एक पोनी टेल की तरह होता है। जब हम हार्ट के मसल सेल्स की बात करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं। आपके स्केलेटल मसल सर्कुलर और बहुत लंबे होते हैं विद लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लॉट ऑफ न्यूक्लियाई। मसल फाइबर को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, फास्ट ट्विच मसल्स और स्लो ट्विच मसल, टाइप 2 एंड टाइप 1। जब हम फास्ट ट्विच मसल की बात करते हैं इसका मतलब है इसके स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, हायर होता है। ऑल्सो फास्ट ट्विच फाइबर स्लो ट्विच फाइबर से बड़े होते हैं। फास्ट ट्विच मसल को हम लोग ने ब्रीफली पहले भी टच किया था कि जब आपको सडनली दौड़ना पड़ता है तो आपके फास्ट ट्विच मसल्स काम में आते हैं। तो फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल में एक और डिफरेंस है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको हम लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे बोलते हैं। इसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ये फैट को जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, या इनको फॉस्फोक्रिएटिन की जरूरत पड़ती है। जब हमने एक्सरसाइज के ऊपर एपिसोड किया था तब मैंने आपको फॉस्फोक्रिएटिन क्या होता है वो समझाया था और क्यों क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से आपके फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स बढ़ जाते हैं जो आपके फास्ट ट्विच मसल्स में आपको हेल्प करते हैं। अगर चाहे तो एक्सरसाइज के ऊपर वो एपिसोड जरूर देखिएगा। दूसरे जो मसल फाइबर है इसको हम स्लो ट्विच फाइबर्स बोलते हैं। ये जिसे हम साइंस में फटीग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये जल्दी से थकते नहीं है, ये पूरा दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो हम आम जिंदगी में मूवमेंट के लिए जो मसल को यूज करते हैं ये स्लो ट्विच फाइबर है। जब मैं हाफ मैराथन रन करता था, जब मैं 2 घंटा 2.5 घंटा भागता था, उसमें फास्ट ट्विच मसल का रोल बहुत कम है, स्टार्टिंग में आ जाता है, लेकिन बाकी 2 घंटे जब मैं भागता था तब मैं स्लो ट्विच मसल के मदद से भागता था। स्लो ट्विच मसल उतना ज़्यादा ग्लूकोज यूज नहीं करते, लेकिन उनको ये वरदान है कि वो हमारे बॉडी में जो फैट है उसको यूज करके लंबे समय तक आपको मूवमेंट दे सकते हैं। इनके अंदर में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकता है आपको वो एंड्योरेंस देने के लिए।
अब मसल और लाइफ स्पैन की बात करते हैं। जनरली देखा गया है कि जिनकी मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर, मसल इंटेग्रिटी बेटर है वो लंबा जीते हैं। इसकी वजह अगर मैं डिजीज के लेंस के थ्रू आपसे बात करूं तो आप बेहतर समझेंगे कि अगर आप इंडिया में देखें तो टॉप 4 और 5 किलर्स कौन कौन से हैं। हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, कैंसर है, अल्जाइमर है और लिवर के प्रॉब्लम है। अगर आप कार्डियक की बात करें या हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बात करें तो हार्ट अटैक में हार्ट आता है, स्ट्रोक में ब्रेन आता है। हम लोग ने बात की कार्डियक मसल के इंपॉर्टेंस की, हम लोग ने बात की मसल का इंपॉर्टेंस इन ब्रेन हेल्थ। तो बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बात करते हैं मसल या लोअर मसल का। दूसरा दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो आपको उस बीमारी से बचाता कौन है? आपकी खुद की इम्यूनिटी बचाती है। ये आपके बॉडी का आर्मर है। आप देखेंगे जो ज़्यादा फिट है, ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ है जिसमें, वो कम बीमार पड़ेंगे। इसका दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने आपसे बात की थी मायोकिन्स की, एंडोक्राइन ऑर्गन की। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6। ये दोनों मायोकाइंस आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करते हैं। हमारे इम्यून सेल्स में बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर में बैड बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस वगैरह आता है तो बी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोल्जर की उनको आइडेंटिफाई करना। वो उनको मारते नहीं है, वो सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही बी सेल्स ने उनको आइडेंटिफाई किया, हमारी बॉडी सी सेल्स बनाती है, वो जाके उस पैथोजन को अटैक करती है और उसको मार देती है, जिससे आपकी वो बीमारी चली जाती है। लेकिन बी सेल्स का और एक रोल है, वो आपके बॉडी में सर्कुलेट होते हैं ताकि अगर ये सेम विलन दोबारा आए तो वो आइडेंटिफाई कर सके और सी सेल्स जाके उनको मार सके। तो आपकी बॉडी की पूरी इम्यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप जल्दी मरेंगे। ये हम लोग ने कोविड में देखा। Almost 85% death in COVID fell into two buckets. Either people were older, which means they had lower muscle, or people were weak, or they had some other comorbidity. तो उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए वो मरे। इम्यून सिस्टम से मैं तीसरे किलर की बात करूंगा, कैंसर। अगर आप देखेंगे तो कैंसर जनरली आप देखते हैं कि कैंसर जब बढ़ता है तो क्या करोगे आप? सबसे पहले अगर डिटेक्ट हो गया तो वो आपको सर्जरी करके वो कैंसरस पोर्शन को निकालेंगे, या फिर आप कीमो करोगे, या फिर आप रेडिएशन करोगे। ये तीनों के होते हुए भी हम कैंसर से अभी भी जूझ नहीं पा रहे हैं। जो नई कैंसर प्रिवेंशन थेरेपी आ रही है जिसे हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो इस कैंसरस सेल के साथ फाइट कर सके। सो जब आप कैंसर की भी बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर को फाइट कर सके, प्रिवेंट कर सके या कैंसर को बीट कर सके, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और इम्यूनिटी के लिए मसल का बहुत बड़ा रोल है। चौथे किलर की बात करते हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है 70-75, आप देखेंगे वो ग्रेजुअली भूलना शुरू कर देते हैं। इसके दो प्रॉब्लम होते हैं। जैसे जैसे वो भूलना शुरू कर देते हैं, एक ऑब्वियसली बीमारी भी बढ़ती है जिससे वो मरते हैं, दूसरा उनको जीने की चाह भी उनकी ख़त्म होते जाती है जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। हमने डिस्प्रोपोर्शनेटली बात की कि जब आप मसल मास और मसल स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करते हैं, कैसे आपके ब्रेन में जो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स है जो आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन से बचाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आपका मसल आपको अल्जाइमर से बचा सकता है। ये बोला जाता है कि ओबीस पीपल या मोटे पीपल जिसमें मसल मास बहुत कम है, they are 3 times more likely to get Alzheimer compared to people who have a lot more muscle. आप सोच रहे होंगे ना कि प्रशांत यार डिजीज से तो कभी ना कभी किसी न किसी को मरना ही है, तो मैं ये बोलूँगा चलिए उसको हटाते हैं। मैं फिर भी आपको बोलूँगा कुछ भी करके मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर को प्रिजर्व करके, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपके हेल्थ स्पैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर पीटर आटिया की एक किताब है आउटलिव, उसमें ये बोलते हैं कि लेटर इन द लाइफ वी ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग कॉल्ड एज द सेंटेरियन डिकैथलन। जो भी आपके लाइफ के 10 साल है, आप चाहते हैं कि आपके ये लास्ट के 10 साल आपके लाइफ के सबसे बेहतरीन बने। और ये बेहतरीन कैसे बन सकते हैं? ये बेहतरीन तभी बन सकते हैं जब आपके लाइफ के लास्ट 10 साल में आप वो सब कर सके जो आपको खुशी देती है, इंजॉयमेंट देती है। जब आप ओलंपिक की बात करते हैं तो अगर मैं आपको पूछूं कि ओलंपिक का स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट या बेस्ट एथलीट कौन है, ओलंपिक्स खुद जो डिकैथलन जीतते इवेंट उसको घोषित करता है।
वो 100 मीटर स्प्रिंट वाले को नहीं, क्योंकि डिकैथलॉन में आपको 10 इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उसमें अगर आप माहिर होते हैं तो आपको ओलंपिक का बेस्ट एथलीट घोषित किया जाता है। हमारी लाइफ के लास्ट 10 साल में भी हमें इस डिकैथलॉन के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें मसल का बहुत बड़ा रोल है, शायद मसल का ही रोल है। जैसे मैंने मेरे लास्ट 10 साल में मुझे क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनाई, आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी अपनी लिस्ट बनाइए। सबसे पहला, मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनके साथ लूडो या ताश नहीं खेलना चाहता हूँ जो बैठ के खेल सके, मैं उनके साथ एक्टिविटी करना चाहता हूँ। दूसरा, मुझे पता है कि मेरे ग्रैंड किड के साथ खेलने के लिए मुझे फ्लोर पे बैठना पड़ेगा और अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए भी मसल स्ट्रेंथ चाहिए। तीसरा, मुझे गोल्फ खेलना बहुत पसंद है। गोल्फ एक ऐसा गेम है जो आप 80, 85, 90 ईयर्स तक भी खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने मसल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट किया। चौथा, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है। मैं बहुत सारी लॉन्जिविटी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, उसके लिए भी अपने आप इंडिपेंडेंट ट्रैवल करने के लिए, ताकि आप एयरक्राफ्ट में अपनी बैग को ऊपर रख सके, उसके लिए भी मसल मास की जरूरत है। पांचवा, मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे लास्ट 10 साल में मैं कंपिटिटिवली 10K भाग सकूं। छठा, मैं अपने ग्रैंड किड्स को सुपरमार्केट ग्रोसरी शॉपिंग कराना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो ग्रोसरी शॉपिंग बैग मैं अपने आप उठा सकूं, इसके लिए मुझे ग्रिप स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। सातवां, हाँ दोस्तों, मुझे सेक्स बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे लास्ट 10 साल में भी मेरी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आठवां, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लास्ट 10 साल में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़े जब मैं पानी की बोतल ओपन करना चाहता हूँ या एक जार ओपन करना चाहता हूँ या दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। नौवां, मैं चाहता हूँ मेरे लास्ट 10 साल में मैं अपने आप सीढ़ी चढ़ सकूँ और अपने आप सीढ़ी उतर भी सकूँ। और 10वां दोस्तों, मेरे लास्ट दिन तक मैं काम करना चाहता हूँ अपनी ऑफिस में। मेरा सबसे फेवरेट ऑफिस एक्सेसरीज है मेरा बैकपैक। मैं चाहता हूँ मेरे शोल्डर स्ट्रांग हो ताकि मैं अपना बैकपैक कैरी करके ऑफिस में एक 20 साल के बच्चे की तरह जा सकूँ। लेकिन ये सब मेरी सेंटेरियन डिकैथलॉन में जीतने के लिए मुझे मसल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपने लास्ट 10 साल, जो मैं बोलता हूँ 75 to 85 में ये सब करना चाहता हूँ, तो काम मुझे आज करना पड़ेगा। लेकिन क्यों दोस्तों? क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 25 साल के बाद आपका मसल मास डिक्लाइन होगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ डिक्लाइन होगी और आपका मसल पावर डिक्लाइन होगा। डॉक्टर एंडी गैल्पिन, जो पार्कर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस है, उन्होंने बोला है कि 25 और 30 साल की उम्र के बाद हमारा मसल मास 1% पर ईयर डिक्लाइन करता है, लेकिन हमारी मसल स्ट्रेंथ इससे 3 गुना फास्टर डिक्लाइन करती है और हमारा मसल पावर इससे 8 गुना फास्टर डिक्लाइन करता है। दोस्तों, साइंस में इसका नाम है सार्कोपीनिया, विच इज लॉस ऑफ मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड मसल डिक्लाइन। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप सार्कोपीनिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये इसके 5 सिम्टम्स है। सबसे पहला, अगर आपको अनइंटेंडेड वेट लॉस है, बिना कोई वजह से अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको सार्कोपीनिया है। दूसरा, अगर आपकी एनर्जी लेवल्स लो होती है तो। तीसरा, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो। चौथा, अगर आपकी वॉकिंग स्पीड आस्ते आस्ते कम होती जा रही है, सार्कोपीनिया। और पांचवा, अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ वीक हो गई है, पहले आप वो जार खोल सकते थे लेकिन आज नहीं खोल पाते हैं, मतलब आपको सार्कोपीनिया है। जब हम सार्कोपीनिया की बात करते हैं, मैं डैलस बेडरेस्ट स्टडी की बात करूंगा। 1966 में उन्होंने 5 लोगों को लिया, यंग लोगों को लिया, और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था, और उनको 3 वीक के लिए बेड रेस्ट पे लगाया। 3 वीक के बाद उन्होंने उनको 8 वीक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने दी। उन्होंने 2 चीज की। सबसे पहले ट्रेनिंग के पहले सारे डेटा लिया, बेड रेस्ट के बाद डेटा लिया, 8 वीक की ट्रेनिंग के बाद डेटा लिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल चीज़ की। ये 5 जनों को उन्होंने 50 साल के बाद फॉलो किया, जब इनकी एज 70 ईयर्स की थी, और ये सारे पैरामीटर्स उन्होंने मेजर किए। और आप चौंक जाएंगे, जब ये 20 साल के थे, जो इनके पैरामीटर्स थे 3 वीक के बेड रेस्ट के बाद, और जब ये 70 साल के थे, ये 3 वीक के पैरामीटर्स ये 70 साल के पैरामीटर से काफी वीक थे। ये 3 वीक में उनका कार्डियक आउटपुट लो था, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम लो था, उनकी हार्ट हेल्थ खराब हो गई सिर्फ 3 वीक ऑफ बेड रेस्ट में। उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम हो गई, उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ गई, उनके VO2 मैक्स
70 साल और 3 वीक के बेड रेस्ट के बाद सेम थे, जबकि वो 50 साल बूढ़े हो गए थे। अगर आप सेडेंटरी और आपका मसल मास डिक्लाइन हो रहा है तो अंदर से आपका मसल कितना फास्ट एज कर रहा है, ये डेलस बेड रेस्ट स्टडी ने बताया। इनफैक्ट उनकी हेडलाइन यही थी दैट 3 वीक्स ऑफ बेड रेस्ट इज इक्वल टू 50 years ऑफ एजिंग। इतना बड़ा इम्पैक्ट है सेडेंटरी रहने का आपके सार्कोपीनिया में। इस डायग्राम को देखिए, इसमें मैं आपको सार्कोपीनिया एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहला फेज होता है हमारे मसल का अप टू द एज ऑफ 25 और 30। ये वो जोन है जब आप मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर को बढ़ा सकते हैं। ये पीरियड है बिल्ड करने का, ये पीरियड है आपके मकान को बड़ा करने का। इसीलिए अगर कोई यूथ ये एपिसोड देख रहा है जो 25 से 30 साल से कम है, बंद करो मेरा एपिसोड, जिम जाओ, मसल बनाना शुरू करो, क्योंकि 25 और 30 साल के बाद मसल मास बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, जब आप बोन हेल्थ की बात करते हैं तो यही वो उम्र है जब आप आपकी पीक बोन मिनरल डेंसिटी को भी अचीव करते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर और बोन हेल्थ दोनों इस एज में मैक्सिमम बिल्डअप हो जाएगा। जितना बड़ा पीक जब डिक्लाइन होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब मैं डॉक्टर एंडी गैल्पिन का एक एपिसोड देख रहा था ऑन बोन हेल्थ, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की कि भाई जब भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और ये कैल्शियम का सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारे बॉडी में हमारे बोन्स है। और ये बोन्स मसल के साथ 25 और 30 की उम्र में आप बना सकते हैं। अगर आप वो ग्राफ देखेंगे तो वो लाइन ऊपर जा रही है 25 और 30 साल के बाद। जब हम लेटर इन द लाइफ बोन की भी डिजीज़ की बात करते हैं जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, तो डॉक्टर गैल्पिन बोलते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस इज अ चाइल्डहुड डिजीज़। सिमिलरली सार्कोपीनिया इज ऑल्सो अ चाइल्डहुड डिजीज़ जो आपको दिखता ओल्डर एज में है लेकिन होता अर्लियर है। अब मुझे देखिए दोस्तों, ये है मेरा मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर। अगर आप देखेंगे मैं पिछले 17 साल से रेगुलर जिम जा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कोई मसल मास नहीं है इधर। क्यों? मेरी एक पर्सनल ट्रेजेडी है। जब मैं छोटा चाइल्ड था, मैं बहुत ही एक वीक चाइल्ड था फॉर लॉट ऑफ रीजंस। मेरे गट में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, मैं फूड को अपने स्टमक में रख ही नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत एक वीक चाइल्ड था। दूसरा, मेरी मदर को, बिकॉज मेरे फादर नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी प्रोटीन की, तो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते थे। जब मेरी मसल वीक थी और प्रोटीन नहीं मिल रहा था तो मेरा मसल पावर जब मैं 25 या 30 साल का था वो आइडियल नहीं था। इसकी वजह से इसकी पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ, और जो रेगुलरली जिम जाते हैं उनकी मसल मास मेरे से कहीं ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप 25 या 30 साल के और अभी सुन रहे हैं, मुझसे, मेरे एग्जाम्पल से सीखिए, और जो मैंने गलती की वो आप मत करिए। ये उम्र है मसल मास को बनाने की, तो हर यूथ को मैं ये बोलूँगा, जाके मसल बनाओ, आपकी लेटर लाइफ आपको बाद में थैंक यू बोलेगी। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे डिक्लाइन शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी भी स्लो डिक्लाइन है। किसी में ये डिक्लाइन फास्ट होगी, किसी में ये स्लो होगी। ऑन एवरेज ये डिक्लाइन शुरू हो गई है लेकिन अभी भी स्लो डिक्लाइन है। आपके ऊपर है। मैं आज 53 इयर्स का हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मसल मास की डिक्लाइन एकदम स्लो हो तो मुझे आज बाकियों के अनुसार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं जो ये मेहनत करूँगा मेरे लेटर ईयर में, मेरे सेंटेनेरियन डिकैथलन में मेरी मदद करेगी। क्योंकि मैं जब तक इस दुनिया में रहना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं फ्रीडम से रहूँ। उसके लिए ये डिक्लाइन को प्रिवेंट करना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। Here I will want all women to pay attention. For women, this is more important than men. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक लेडी है, महिला है, ये सुन रही है, आपको ये डिक्लाइन को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मेन से भी ज़्यादा, बिकॉज इन जनरल मेन कि एब्सोल्यूट मसल मास विमेन से ज़्यादा होती है। दूसरा, विमेन अनफॉर्चुनेटली 45-50 के आसपास पेरीमेनोपॉज और 50 के बाद मेनोपॉज हिट करेगी। जब आप ये हिट करते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी ये जो मसल मास की डिक्लाइन है वो मेन से बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ
women go to the gym, lift weight, lift heavy. You have to do everything you can to preserve your muscle mass. क्यों? क्योंकि आपके दो चैलेंजेस है, एक आपका मसल डिक्लाइन भी फास्टर है, दूसरा आप मेन से ज़्यादा जीने वाले हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिटोरिएशन and the amount of time you spend in that deteriorated life is higher than men and women को और एक बहुत बड़ी मिथ ब्रेक करूंगा, जिम जाने से आप बल्कअप नहीं होगे विमेन, जिम जाने से आप ये डिक्लाइन को प्रिवेंट कर रहे हैं। इवन अगर आप 25 और 30 साल की यंग गर्ल है, जिम जाइए, मसल मास बनाइए, मसल स्ट्रेंथ बनाइए, मसल पावर बनाइए। जिम जाने से आप बल्क नहीं होंगे, ओनली वो बल्क होते हैं जो दिन में 3, 4, 5 घंटा जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, एक्सटर्नल स्टेरॉइड लेते हैं। जिम जाने से आपका बॉडी टोन होगा, आपका प्रोपोर्शनेट ऑफ मसल इन कंपेयर टू योर बॉडी कंपोजिशन बढ़ेगा। ये लेटर इन लाइफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चाहे आप 25 से 30 की उम्र की गर्ल है जो ये देख रही है, या आप 25 से लेके 65 के साल की हो, कोई भी हो, आपके लिए जिम जाना अनिवार्य है, नॉट नेगोशिएबल है, अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो। अगर आप 65 से बड़ी उम्र के हैं और ये एपिसोड देख रहे हैं, चाहे मेन या विमेन, अगर आप वो चार्ट देखेंगे तो आप देखिए 65 के बाद ये डिक्लाइन बहुत रैपिड होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन 65 एंड 70 लगेगा जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपको लगेगा सडनली आप 10-15 साल ओल्डर हो गए हैं, क्योंकि मसल मास का ये डिक्लाइन प्रेसिपिटस होता है, बहुत फास्ट होता है। विमेन में ये 50 और 55 के बाद होता है। तो अगर आप विमेन है जो 55 के ऊपर है या मैन है 65 के ऊपर है, ये मान लीजिएगा कि आपको तो जिम जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस एज में भी आप इस डिक्लाइन को स्लो डाउन कर सकते हैं, और डिक्लाइन को स्लो डाउन करने के लिए आपको हेवी लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या कर सकते हैं इसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये डिक्लाइन का कारण क्या है? एसेंशियली इसके 3 से 4 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला, जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो सबसे पहला ये सिग्नल हमारे ब्रेन से आता है, हमारे न्यूरॉन से आता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये न्यूरॉन्स का पावर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, इट्स एबिलिटी टू सेंड द सिग्नल कम्स डाउन। दूसरा, ये ट्रांसमिशन होता है, यहाँ से ये जाएगा हमारे मसल्स में, हमारे स्पाइन में, जहाँ से एक रिस्पॉन्स मिलेगा टू डू दैट एक्टिविटी। ये ट्रांसमिशन भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तीसरा, विथ एज जैसे जैसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मसल में बिल्ड करते हैं, जिसकी हमने आगे बात की थी, मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये भी आस्ते आस्ते कम हो जाती है, इसकी वजह से भी होता है। चौथा, जब मैंने आपको बोला कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे जैसे हम ओल्डर एज होते जाते हैं, हमारी बोन्स एबिलिटी टू रिलीज दैट एक्स्ट्रा कैल्शियम ऑल्सो कम्स डाउन। ये चारों वजह से आप देखेंगे ग्रेजुअल डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन और एक बात आपको फिर से बोलूँगा इधर, ये याद रखिएगा कि मसल मास रफली 1% पर ईयर डिक्लाइन होता है, मसल स्ट्रेंथ 3 टाइम्स फास्टर डिक्लाइन होती है, और मसल पावर 8 टाइम फास्टर डिक्लाइन होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेट न्यूज़, आप इस डिक्लाइन को स्लो कर सकते हैं। इसीलिए जब मसल की बात होती है हम हमेशा ये बोलते हैं, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप मसल को यूज़ करेंगे, आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। आप आपकी मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? अगेन 2 मसल्स पे फोकस करेंगे, कार्डियक मसल पे और स्केलेटल मसल्स पे। पहले कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। जब हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो हम हार्ट की बात करते हैं। सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर कि आपके कार्डियक मसल आर फंक्शनिंग वेरी वेल is a metric called VO2 max, maximum volume of oxygen that your body can use। हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू सप्लाई होने के लिए ब्लड पंप करता है हमारे हार्ट। अगर आपका VO2 मैक्स बहुत हाई है, उसका मतलब आपका हार्ट बहुत बेटर फंक्शन कर पा रहा है। आप VO2 मैक्स कोई भी एक लैब में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं तो वो भी आपको एक एस्टिमेशन दे सकता है। मैंने एक्सरसाइज के ऊपर एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने VO2 मैक्स के बारे में बहुत बोला था, वहाँ जाइए, वहाँ मैंने एक PDF भी डाली थी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है।
एक, अगर आप आपके सेंटिनेरियन डिकैथलिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो VO2 मैक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको जल्दी नहीं मरना है तो सबसे नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक, उसके लिए भी VO2 मैक्स इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर है। जब हम VO2 मैक्स की बात करते हैं, जब आप ये टेबल को देखेंगे, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है। आज जैसे मैं 53 ईयर्स का हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस एज में मेरा VO2 मैक्स जो मेरे से 10 साल जूनियर है, उसका जो पीक VO2 मैक्स है मुझे वो अचीव करना है। अगर ये मैंने अचीव कर लिया तो मुझे पता है मेरी हार्ट कर रही है। जब आप VO2 मैक्स टेस्ट अगर कराएंगे, ये चार्ट से मेजर करिएगा, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर है। ना आपको स्मार्ट वॉच पे इन्वेस्ट करना है, फेयर है, ना आपको VO2 मैक्स की टेस्ट करनी है। एक और मेजर है जो आपको बता सकता है आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, जिसे हम साइंस में रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं। जब आप सुबह उठे, बेड पे लेटे रहिएगा, खाली अपनी नस को यहाँ से पकड़िएगा और 1 मिनट मेजर करिएगा कितनी टाइम आपका हार्ट बीट करता है। जो ज़्यादा फिट होते हैं, जिसकी मस्क्यूलर इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड होती है, उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट लो होती है। उसका मतलब यही है, जब मैं सो रहा था, मेरे सारे ऑर्गन्स तो अपना काम कर रहे थे, ब्रेन अपना काम कर रहा था, उस टाइम मेरे हार्ट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको ये ब्लड पहुंचाने के लिए। तो लोअर योर रेस्टिंग हार्ट रेट द बेटर इट इज़ फॉर यू। आराम से आप मेजर कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो हार्ट हेल्थ के लिए देयर इज़ अ मेट्रिक कॉल्ड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपके दो हार्ट बीट के बीच में कितना टाइम होता है। जो फिट होते हैं उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत हाई होती है, विच इज़ व्हाट यू वांट टू अचीव। ये अपने आप मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक स्मार्ट वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से आपको पता चलेगा, चाहे VO2 मैक्स हो या रेस्टिंग हार्ट रेट हो या हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो, ये तीनों से आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपके कार्डियक मसल की हेल्थ कैसी है। अब बात करते हैं हमारे स्केलेटल मसल की। ठीक है, स्केलेटल मसल में जो हम लोग साइंस की भाषा में गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसे एक डेक्सा स्कैन बोलते हैं। मोस्ट हॉस्पिटल्स में आप जाके डेक्सा स्कैन करा सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एटलीस्ट साल में एक बार आप ज़रूर कराइए। डेक्सा स्कैन आपको बताएगा एक्चुअल आपके बॉडी के अंदर में कितना मसल मास है और कितना फैट फ्री मास है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साल में एक बार डेक्सा कराना। इससे मुझे पता चलता है कि पिछले 1 साल में मेरा ये जो मसल की डिक्लाइन थी वो कितनी थी, क्या मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाया या नहीं। मेरे लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप ये स्पेंड नहीं करना चाहते और अगर आप जिम में जाते हैं, आजकल काफ़ी मशीन्स भी आ गए हैं, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन आपको एक सेंस तो दे देगा। आप खाली उस पर खड़े रहेंगे, वो रॉड्स को पकड़ेंगे, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका मसल मास कितना है, फैट मास कितना है। दो एक्यूरेट नहीं है, इट इज़ स्टिल अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ऑल जिम्स विल डू इट फ्री फॉर यू। तीसरा मेरा फेवरेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम ग्रिप स्ट्रेंथ बोलते हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ दोस्तों हमारी साइंस की भाषा में इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर मसल स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे अपर बॉडी की जब हम बात करते हैं, अपर बॉडी के कोई भी यूसेज के लिए हैंड्स आते हैं और ग्रिप आती है। और हमारे ग्रिप का जो मैस्कुलेचर है ये सारे मसल के साथ कनेक्टेड है। जब ये सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं तभी आपकी ग्रिप में स्ट्रेंथ आती है। बहुत सस्ते ग्रिप स्ट्रेंथ मशीन से आप अमेज़न वगैरह से मंगा सकते हैं। उसके लीजिए खाली एक बार प्रेस करना है, इससे आपको पता चलेगा आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी है। ये आपको केजीज में बताते हैं। गूगल में जाइए, ग्रिप स्ट्रेंथ रेंजेस को टाइप करिए, आपको पूरी रेंज आ जाएगी। किस एज में अगर आप हैं तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी केजीज होनी चाहिए, इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका स्केलेटल मसल फ्रॉम अ डिक्लाइन पर्सपेक्टिव आज किधर है। सो आफ्टर डेक्सा दोस्तों, ग्रिप स्ट्रेंथ इज माय सेकंड बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ मसल। मैं दोनों करता हूँ। ग्रिप स्ट्रेंथ तो मैं हर वीक चेक करता हूँ, हर महीने चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने वो मशीन खरीद ली है। चौथा दोस्तों बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है जिसे मैं चेयर स्टैंड बोलता हूँ। चेयर पे बैठ जाइए, आपके हाथ को ऐसे करिए और बिना कोई सहारे के खड़े होइए, बैठिए, खड़े होइए, बैठिए। देखिए 15 सेकंड में ये आप कितनी बार कर सकते हैं। अगर आप 5 बार से ज़्यादा कर सकते हैं, इसका मतलब आपका मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर अच्छे कंडीशन में। अगर ये कम है, उसका मतलब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों ये 4 तरीके हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं आपका मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर कहाँ पर है। एक बार पता चल गया कि यहाँ पर है,
फिर आपको एक्शन लेना होगा जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंटरवेंशन की बात करते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे कार्डियक मसल्स के लिए। जब हम हार्ट या कार्डियक मसल्स की बात करते हैं इनवेरिएबली हम कार्डियो की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, कार्डियो करने से आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, आपका लंग स्ट्रांग होगा। मैंने एक्सरसाइज के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया था जहाँ मैंने 2 प्रोटोकॉल्स की बात की थी आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को कम करने के लिए। सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ इसे जोन 2 ट्रेनिंग बोलते हैं और स्लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वीक के 2 घंटा आपको जोन 2 में वॉक करना है, रन करना है, जॉग करना है, स्विम करना है, साइकिल करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है। जोन 2 हमारे साइंस में बोलते हैं 180 माइनस योर एज। तो मेरी एज से 53 है, हाइपोथेटिकली 50 लेते हैं तो मेरा जोन 2 आता है 130 बीट्स पर मिनट। तो जब मैं ट्रेडमिल पे वॉक करता हूँ या अपने रन पे जाता हूँ तो मैं मेरी वॉच से चेक करता हूँ कि मेरी हार्ट रेट 130 से ऊपर ना जाए। इसी 130 हार्ट बीट पे मैं रन करता हूँ या जॉग करता हूँ। हाँ, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है और आसान तरीका है जोन 2 समझने के लिए। जोन 2 दोस्तों वो एक ऐसी स्पीड है जहाँ पर अगर आप कोई दोस्त के साथ है तो आप बात तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उससे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो आप बात नहीं कर पाएंगे, आप वो कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस स्पीड को हम लोग जोन 2 बोलते हैं। वीक में 2 से 3 घंटे आपको जोन 2 में बिताने हैं, इसे लो इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो पहले 3 से 6 महीने सिर्फ जोन 2 करिए और कुछ मत करिएगा कार्डियक मसल के लिए। अगर आप है जो एक स्पोर्ट खेलते हैं, आप थोड़े से एक्टिव हैं, तो वीक में एक बार आपको VO2 मैक्स पे काम करना है। जैसे कि हमने बोला था VO2 मैक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर कार्डियक मसल स्ट्रेंथ। जब हम VO2 मैक्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंटेंसिटी की बात होती है। VO2 मैक्स इज एब्सोल्यूट इंटेंसिटी। यहाँ पर आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट के लिए ऑल आउट भागना है। जितनी ताकत है वो 1 मिनट के लिए लगा देनी है, या 2 मिनट या 3 या 4 मिनट। उसके बाद अगर आप 1 मिनट दौड़े तो 1 मिनट रेस्ट, 2 मिनट भागे तो 2 मिनट रेस्ट, 3 मिनट भागे तो 3 मिनट रेस्ट, 4 मिनट भागे तो 4 मिनट रेस्ट। ये करके 20 से 25 मिनट ये प्रोटोकॉल वीक में सिर्फ एक बार, इससे आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों जब हम कार्डियक हेल्थ की बात करते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं कार्डियक हेल्थ को एक ट्रायंगल की दृष्टि से देखता हूँ। जो जोन 2 है वो आपका बेस बड़ा बनाता है और VO2 मैक्स आपका लेंथ बड़ा बनाता है। जब ये दोनों होता है तब एरिया अंडर द ट्रायंगल हाईएस्ट होता है। तो अगर आप आपके हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हार्ट के मसल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये 2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ। इसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये डिक्लाइन को आप कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक ही वे है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही होगी। आपके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो आप जिम जाइए जो मेरा सबसे फेवरेट रीज़न है, या फिर आप घर पे ही आपको हेवी लिफ्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है हम बोलते तो हमें घर में करना है, बॉडी वेट से करेंगे, लेकिन ये जनरली हो नहीं पाता है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि दोस्तों अपने इस सार्कोपीनिया को प्रिवेंट करिए, स्लो डाउन कर दीजिए, उसके लिए जिम जाना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि आप किस लिए जा रहे हैं, आप कौन से एज ब्रैकेट में हैं। आपको मसल मास बढ़ाना है, आपको मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या मसल पावर बनाना है, क्योंकि तीनों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। जब हम मसल मास बढ़ाने की बात करते हैं तो इसको हम हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जब हम मसल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, और जब हम पावर की बात करते हैं तो हम इसे पावर ट्रेनिंग बोलते हैं। तीनों आप जिम में ही कर सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए आपके प्रोटोकॉल्स अलग होंगे। जब हम हाइपरट्रोफी की बात करते हैं या हम मसल मास बनाने की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरली ये सोचिएगा कि वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब आप या तो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रेप्स कर सकते हैं, ज़्यादा सेट्स कर सकते हैं, या आप आपका रेस्ट इंटरवल कम कर सकते हैं। जब हम जनरल हाइपरट्रोफी की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम बोलते हैं 8 से 12 रेप्स पर सेट करिए, आप अप टू 30 रेप्स तक जा सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ हमें वॉल्यूम पे ध्यान देना है। इंटेंसिटी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर हाइपरट्रोफी, सो इट हैज़ टू बी मोर रेप्स एंड लेस
इंटेंस। डिपेंडिंग ऑन आप कितना वॉल्यूम कर रहे हैं, रेस्ट बिटवीन सेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 30 सेकेंड्स टू अप टू 5 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द रेप रेंज एंड द वेट। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो कि मैं करता हूं, यहां पर याद रखिएगा इंटेंसिटी मैटर्स। इसके लिए आपके रेप्स कम हो जाएंगे लेकिन आपका लोड बढ़ेगा, इससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब मैं ट्रेन करता हूं, मैं रफली 5 या 6 रेप से ज़्यादा नहीं करता हूँ, +-1 और 2। मैं देखता हूँ मेरे मसल फटीग जल्दी हो जाएंगे क्योंकि मैं लिफ्ट ज़्यादा करता हूँ। फटीग विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेट यू कैन लिफ्ट। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप इसमें फोर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए यू विल नीड मोर रेस्ट। जहां हाइपरट्रोफी में 30 सेकेंड टू 5 मिनट्स की बात की थी, यहाँ 2 से 5 मिनट का आपको रेस्ट चाहिए बिटवीन सेट्स। दोस्तों जरूर ये रेस्ट दीजिएगा, अदरवाइज आपके मसल फटीग हो जाएंगे, आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, हैवी नहीं लिफ्ट कर पाएंगे जो आपको स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। रिमेंबर, यहाँ इंटेंसिटी की ज़रूरत है। अगर आप मसल पावर के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। आपको फोर्स चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो लोड है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से थोड़ा कम होगा, लेकिन आपकी मूवमेंट्स फास्ट होगी क्योंकि आपको फोर्स क्रिएट करना है, राइट। अगेन रेप्स आपके वही रहेंगे 2 से 6 के बीच में, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जैसे you will need more rest. So 2 to 5 minutes of rest in between your sets or in between your exercise, and then you want to produce more power. तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आपके जो जिम के इंस्ट्रक्टर है या जिम में जो है उनको बोलिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस ऑब्जेक्टिव को इस प्रिंसिपल के साथ मैरी करिएगा। अगर आप ये घर में भी करना चाहते हैं, चाहे वेट्स के साथ या फुल बॉडी, आपको मैं प्रिंसिपल्स बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल्स फॉलो करिएगा ये मसल मास डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब ये है कि आफ्टर अ वाइल अगर आप सेम लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो आपके मसल्स यूज टू हो जाएंगे, ये डिक्लाइन को उसके बाद स्लो डाउन करने में इतनी मदद नहीं करेंगे। तो हर हफ्ते या हर 15 दिन या हर महीने आपको लोड को, आपको वेट को बढ़ाना पड़ेगा। या प्रोग्रेसिव ओवरलोड 3-4 वे में अचीव कर सकते हैं अगर आप घर में कर रहे हैं। सपोज आप पुशअप्स ही कर रहे हैं तो आप लोड नहीं बढ़ा सके, लोड बढ़ा रहे हैं तो आपके पीठ के ऊपर कोई बैकपैक रख लीजिए, कोई बच्चा है तो उसको बैठा दीजिए, तो वेट बढ़ा। दूसरा, आप रेप्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं घर में तो पहले आप 10 करते तो आप 15 करिए, 15 कर रहे तो 20 करिए, वो कर सकते हैं। तीसरा, आप रेस्ट इंटरवल बिटवीन सेट्स को कम कर सकते हैं। अगर आप 3 सेट पुशअप्स कर रहे हैं, पहले आप 1 मिनट का ब्रेक लेते तो आप ब्रेक को भी कम कर सकते हैं। किसी भी वे में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए टू गेट द बेनिफिट। मोर इंपॉर्टेंट, चाहे आप जिम कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एज अ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा कि मसल डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए इट वर्क्स लाइक कंपाउंडिंग। आपको लगेगा अरे 2 वीक मैंने कर लिया, कुछ दिख नहीं रहा है प्रशांत, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है दोस्तों। इसको समय देना पड़ता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट फेज में 25 साल के नीचे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेंगे। दूसरा, अगर आप 30 और 65 के टाइम में, ये डिक्लाइन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। तो गिव अप मत करिएगा जल्दी से, इसको एक हैबिट बना लीजिए। दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसे हम मॉडिफाइबल वेरिएबल बोलते हैं। ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले चॉइस की बात करते हैं, एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करते हैं। अगर आप पावर, स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आप कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करिएगा। थिंक ऑफ मूवमेंट्स इंस्टेड ऑफ मसल ग्रुप्स, राइट। थिंक ऑफ ट्रेनिंग हिप एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर क्वाड्स। मूवमेंट, पुश मूवमेंट या पुल मूवमेंट, ये भी सोच सकते हैं। इसेंट्रिक या कोसेंट्रिक मूवमेंट सोचिएगा, एक्सरसाइज नहीं। दूसरा, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्टिक टू बिगर मूवमेंट्स फर्स्ट, ट्रेन द कॉम्प्लेक्स मसल फर्स्ट। कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स पहले, जो सबसे डिफिकल्ट है उसे पहले करिए। अदरवाइज अगर आपने स्लो चीज को पहले कर दी, इजी चीज को पहले कर दी तो और आपके मसल फटीक हो जाएंगे, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स मूवमेंट बाद में नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर दोस्तों स्ट्रेंथ और पावर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपरट्रोफी से। तीसरा मॉडिफाइबल वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी। रोज जिम मत जाओ दोस्तों, आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर आप अंडर रेस्टेड, अंडर स्लेप्ट चले गए तो आपको इंजरी होगी। सो डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर देन 2 to 3 times a week। इंपॉर्टेंट।
लास्ट मॉडिफाइबल वेरिएबल है प्रोग्रेशन। अपने मसल्स को, अपने स्ट्रेंथ को हर 3, 6, 9 महीने मेजर करिए कि आपका प्रोग्रेशन कैसा है। अगर प्रोग्रेशन ठीक नहीं है देन यू नो यू नीड टू चेंज समथिंग। सो मॉडिफाइबल वेरिएबल पे भी काम करिएगा। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंड्रू ह्यूबरमैन बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हेन इट कम्स टू मसल ट्रेनिंग, क्रॉल, वॉक एंड देन रन। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो हमें लगता है मुझे एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम जाना हो। दोस्तों आराम से, ईज इनटू इट। पहले वॉक कर रहे हो तो पहले 15 मिनट से वॉक करिए, फिर एक हफ्ते बाद आधे घंटे पे आइए, फिर एक हफ्ते बाद 45 मिनट, फिर एक महीने के बाद 60 मिनट्स पे आइए। अगर वॉक कर रहे हैं तो पहले वॉक करिए, फिर जॉग करिए, फिर रन करिए। अगर आप जिम जा रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, लोअर वेट से शुरू करिए, इंजर मत होने दीजिए। हमें किसी को नहीं दिखाना है जिम में कि मैं ज़्यादा लिफ्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इंजरी हो जाती है तो फिर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आप वापस नहीं आ पाते। अगेन प्रॉब्लम है, कंपाउंडिंग रुक जाती है। यू कैन नॉट मेक मसल विदाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बिना मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर या बनाना या उसका डिक्लाइन रोकना इम्पॉसिबल है। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए मैं मसल और प्रोटीन की जोड़ी को शोले के जयवुरी की जोड़ी बोलता हूँ। दोस्तों अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन एडिक्वेट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं और जिम नहीं कर रहे हैं, फिर भी फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल गाइस। तो ये पार्ट भी जरूर से देखिएगा। मैंने प्रोटीन के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया है, पूरा पॉडकास्ट बनाया है, उसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोटीन दोस्तों कार्ब्स और फैट से अलग है। ये 20 एमिनो एसिड से बनता है। इसको 11 नॉन एसेंशियल बोलते हैं, 9 एसेंशियल बोलते हैं। 9 एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें खाने से मिलते हैं, ये हमें हमारे बॉडी को खाने में से देने पड़ते हैं। 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है। प्रोटीन का रोल बॉडी में सिर्फ मसल बनाने में नहीं है। प्रोटीन हमारे एंजाइम बनाने में भी मदद करता है, हार्मोन्स बनाने में भी मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। इसीलिए प्रोटीन हम खाते हैं बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन प्रोटीन मसल ग्रोथ में एक डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। स्पेशली प्रोटीन के अंदर में एक एमिनो एसिड होता है जिसे हम ल्यूसीन बोलते हैं। जब हमारे बॉडी में 2.5 ग्राम से ज़्यादा ल्यूसीन होता है तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ये किक स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अगर आप मसल बनाना चाहते हैं या सार्कोपीनिया प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रोटीन से इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। 2 चीज़ की और बात करते हैं। एक फास्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि बहुत जन आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और जो साइंस ये बताता है, ऐसा नहीं है कि फास्टिंग आपके लिए ख़राब है, आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। फास्टिंग भी एक प्रोटोकॉल है जिससे आप कम खाते हैं, जिससे आप मोटा कम होते हैं। इट्स अ प्रोटोकॉल फॉर कैलोरी डेफिसिट। लेकिन जब आप एक्सट्रीम ले जाते हैं फास्टिंग को, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या 1 या 2 या 3 दिन का आप फास्टिंग करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपका प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है। अगर यही सेम 120 से 150 ग्राम प्रोटीन मुझे अब 2 मील में देने हैं, तो हर एक मील में मुझे करीबन 75 ग्राम प्रोटीन देने पड़ेंगे। ये खाना भी डिफिकल्ट होता है, डाइजेस्टिबिलिटी भी सफ़र करती है, इसकी अब्जॉर्बिलिटी भी सफ़र करती है। इसीलिए अगर आप फास्टिंग में वंस इन अ वाइल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में है तो प्लीज़ दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहिए, लेकिन आप आपकी दिन की शुरुआत फिर भी प्रोटीन शेक से करिए। अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं तो एक स्कूप में करीबन 100 से 120 कैलोरी होती है। ये टेक्निकली आपके फास्ट को ब्रेक नहीं करेगी। तो फास्टिंग में मैं ये बोलना चाहूँगा आपके लिए। लास्ट मेरी ऑलवेज एक रिक्वेस्ट रहती है सबसे, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे से आते हैं, अगर आप सीरियस है अपने मसल मास को बनाने के लिए या अपने मसल मास के डिक्लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये लेटर इन द लाइफ आपको बेनिफिट दे, आपके सेंटेनियरियन डिकैथलॉन आपको जिताने में मदद करे, तो अगर आप जिम जाते हैं तो एक पर्सनल ट्रेनर में इन्वेस्ट करिए। मेरा ये मानना है कि ये पर्सनल ट्रेनर, for the fees that they charge, they play a disproportionate role in helping you achieve your objective. दूसरा, ये आपके फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज में बोलते हैं कि एक्सरसाइज डज नॉट मैटर, द एग्जीक्यूशन मैटर। ये आपके एग्जीक्यूशन में आपको मदद करेगा, ये आपका फॉर्म बेटर करेगा। फॉर्म इसलिए बेटर है दोस्तों क्योंकि अगर आपका फॉर्म बिगड़ा हुआ है
तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाती है। अगर आप इंजर हो गए तो 1 या 2 या 3 वीक आपके चले जाते हैं। इंडिया लकी है कि यहाँ पर भी हमें अच्छे ट्रेनर 5,000 से लेके 20,000 रुपया पर मंथ में मिल जाते हैं अच्छी जिम में। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर एक अच्छे ट्रेनर में इन्वेस्ट करिए, फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करिए, देन लेट हिम टेक यू थ्रू, यू विल बी डूइंग योरसेल्फ अ बिग फेवर। सो आई होप दोस्तों आज मैंने आपको कन्विंस किया कि क्यों हमें फैट ऑब्सेस्ड है मसल ऑब्सेस्ड आना है, क्यों आज इंडिया की हेल्थ की ये इतनी बुरी दशा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कार्ब और फैट पे फोकस कर रहे हैं, बहुत कम मसल और प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया क्यों मसल आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाएगी, क्यों ये मसल मूवमेंट के अलावा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म और एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, क्यों ये मसल डिस्प्रोपोर्शनली आपकी ब्रेन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्यों ये मसल आपके हेल्थ स्पैन को प्रोटेक्ट करेगा, क्यों ये मसल एकमात्र ऑर्गन है जिसकी वजह से आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। 100 साल किसको जीना है, ऐसे 100 साल ही और जीना है, ये माइंडसेट आपका चेंज होगा। हमने ये भी डिस्कस किया कि 3 टाइप के मसल होते हैं, स्मूथ मसल जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स। हमने ये भी डिस्कस किया ये कार्डियक मसल को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? हाँ, VO2 मैक्स, रेस्टिंग हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, गुड। हम लोग ने ये भी डिसाइड किया स्केलेटल मेजर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हम लोग डेक्सा स्कैन करेक्ट, फिर जिम में या ग्रिप स्ट्रेंथ या चेयर स्टैंड से मेजर कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि कार्डियक मसल को ट्रेन करने के लिए हमें जोन 2 और VO2 मैक्स करना है, और स्केलेटल मसल के लिए हमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, हमें हेवी लिफ्टिंग करना ज़रूरी है। जिम में करिए या आप घर पे करिए। हमने प्रिंसिपल्स की बात की, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात की, और हमने मॉडिफाई वेरिएबल की बात की, चॉइस की बात की, ऑर्डर की बात की, प्रोग्रेशन की बात की। हमने फिर बात की द डिस्प्रोपोर्शनेट रोल ऑफ प्रोटीन, क्यों ये जय वीरू की जोड़ी है, विदाउट वन द अदर कैन नॉट बी अचीव्ड। हमने ये बात की कि क्यों हमें प्रोटीन ज़्यादा खाना है, मिनिमम नहीं खाना है, ऑप्टिमम खाना है। मिनिमम 1.6 to 2 grams ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट। इट कैन कम इन एनी फॉर्म, फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। क्यों? टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रेड इट इक्वली ओवर मील्स और मेक योर फर्स्ट मील एंड योर लास्ट मील वेरी प्रोटीन हैवी, इट विल हेल्प यू। हमने ये भी बात की अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप मसल मास को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने ट्रेनर की बात की। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप भी मेरे साथ बोलेंगे प्रशांत, हाँ मसल है तो फ्रीडम है, मसल है तो आज़ादी है। जय हिंद दोस्तों।